नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर के करीब करीब सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी ऐलान कर दिए हैं। गठबंधन को लेकर के चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों की स्थितियां करीब करीब साफ हो चुकी है। और ऐसे में इस समय राजस्थान की जो सियासी जमीन है वहां कैसी स्थितियां हैं, वहां पर क्या कुछ स्थितियां बनती बिगड़ती नजर आ रही हैं, इसको लेकर के बीकानेर सीट की क्या स्थिति है, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, जयपुर शहर लोकसभा सीट हो या जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट हो, वहां पर क्या स्थितियां बन रही है, इसको लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में पॉलिटिकल पंचायत के ही जोधपुर से जो हमारे संवाददाता है के.आर. गोदारा जी जुड़े हुए हैं, बीकानेर से त्रिभुवन रंगा और जयपुर से दर्शत गुर्जर जुड़े हुए हैं। एक चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। और हम पॉलिटिकल पंचायत पर लगातार इस तरह से हमारे अपने ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए आपको ये समझाने की समय समय पर कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि चुनावों की एक खासियत होती है, जब चुनाव शुरू होते हैं तो तपिश कुछ अलग नजर आती है, जनता की तासीर कुछ अलग नजर आती है, एक माहौल कुछ अलग नजर आता है। लेकिन जैसे जैसे मतदान का समय करीब आता है, आचार संहिता का ऐलान होता है, प्रत्याशियों के बयानों के जरिए उनकी जो चुनावी रणनीति की दशा और दिशा तय होती है, वैसे वैसे माहौल बदलता है। तो जैसे जैसे ग्राउंड पर माहौल बदलेगा, हम समय समय पर इसी तरह पॉलिटिकल पंचायत पर लाइव डिस्कशन के जरिए आप सभी पॉलिटिकल पंचायत परिवार के जो करीब 1 मिलियन के लगभग सदस्य हैं उनको ग्राउंड स्थिति से अवगत कराते रहेंगे। सबसे पहले मैं गोदारा जी आपके पास आऊंगा। जोधपुर में इस बार कांग्रेस ने राजपूत कैंडिडेट को उतारा है, जहां ऐसी चर्चाएं थी पहले कि अशोक गहलोत ने ये काफी कोशिश की कि जिस जसोल परिवार को लेकर मारवाड़ में एक सेंटीमेंट है, उस सेंटीमेंट का यूज लिया जाए और मानवेंद्र सिंह जसोल को जोधपुर से चुनाव मैदान में। ऐसी चर्चाएं हैं, वहां की रियलिटी क्या है वो आप बताएंगे। जोधपुर में क्या कुछ गणित बनता बिगड़ता दिख रहा है, गोदारा जी? जी जी, ये सही बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने मानवेंद्र जी को लेकर जोधपुर में चुनाव लड़ने का उनका बहुत मानस था। हालांकि मानवेंद्र जी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। शुरुआत में वो चाह रहे थे कि बाड़मेर जैसलमेर से उनका शुरू से लगाव रहा, तो उधर उनको चुनाव लड़ना था। लेकिन अशोक गहलोत जी ने खूब प्रयास किए कि मानवेंद्र जी यहाँ से चुनाव लड़े, ताकि भाजपा के जो 2 बार विजेता हैं गजेंद्र सिंह जी, उनको टक्कर दी जा सके। क्योंकि चूंकि जोधपुर में इस वक्त अभी जो हालात हैं कांग्रेस के, तो मानवेंद्र जी से मजबूत कैंडिडेट नहीं है। चूंकि अभी जिनको टिकट मिला है वो नए हैं, हालांकि कांग्रेस में वो लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए नए हैं। नए इसलिए कह रहा हूं कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में उनकी ज्यादा पकड़ नहीं है। विधानसभा वाइज उनकी है। पिछली बार उन्होंने लोट में, अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में उन्होंने लोट से टिकट भी मांगा था, हालांकि उनको मिला नहीं। लेकिन कांग्रेस में एक चेहरा वो जाना पहचाना है। लोकसभा वाइज उनकी इतनी पकड़ नहीं है। और दूसरा, जो ये अभी जो टिकट इनको दिया है, ये लगातार लगातार फील्ड में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये प्लस पॉइंट है। तो इसको लेके अभी आम जनता में ये रुझान है कि भाई नया कैंडिडेट है, जबकि बीजेपी के जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो वो उनका आम जन से थोड़ा टच ज्यादा है। क्योंकि इससे पहले वो स्वदेशी जागरण मंच से भी जुड़े हुए थे, तो लोगों से उनकी भावनात्मक जुड़ाव भी है। एक फैक्टर, चूंकि जोधपुर अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है और बतौर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूरे 5 साल गजेंद्र सिंह शेखावत से अदावत पूरी जनता ने देखी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपके जोधपुर के अंदर ही शहर में गजेंद्र सिंह शेखावत ने की थी और उसमें उन्होंने बड़े बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत ने उनको घेरने के लिए अदालतों के जरिए 40 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के कोटे से खर्च किए। और यहां तक कि उनके खिलाफ जो बयान दिया था एक मामले को लेकर के, जिसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि का मामला लेकर कोर्ट में गए, वो बयान अशोक गहलोत का व्यक्तिगत था। लेकिन उस बयान की वजह से जो अदालत की लड़ाई लड़ी गई, उसमें जो पैसा खर्च हुआ 2 करोड़ रुपए वकीलों की जो फीस, वो अशोक गहलोत ने सरकार के कोटे से दिलवाई, जनता का पैसा था। अब
करण सिंह उचियाड़ा को टिकट मिलने के बाद एक चर्चाएं जो पत्रकारों के बीच में भी मैंने सुनी, राजनीतिक गलियारों में सुनी, कि ये टिकट सचिन पायलट का है, ये टिकट अशोक गहलोत का नहीं है। हालांकि अशोक गहलोत से आखिरी समय में सहमति तो जरूर ली ही होगी। अशोक गहलोत पर्दे के पीछे से कितना सपोर्ट करेंगे असलियत में, क्योंकि जोधपुर की एक रवायत रही है, जैसा कि आप तो लंबे समय से 20-25 साल से पत्रकारिता में है, कि जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जिला कार्यकारिणी एक बैठक करती है और अशोक गहलोत को अटॉर्नी पावर दे देती है कि अशोक गहलोत जो डिसाइड करेंगे यहाँ के टिकट वही डिसाइड करेंगे। ऐसे में एक गैंग ऑफ अशोक गहलोत है, वो करण सिंह उचियाड़ा का कितना सपोर्ट करेगी, या भीतरघात भी हो सकती है? जी देखिए, जिस दिन करण सिंह उचियाड़ा को टिकट मिला और वो जोधपुर लौटे थे सुबह रेल से, उस वक्त जोधपुर में मिनी सीएम जिनको बोलते हैं राजेंद्र सिंह सोलंकी, जो अशोक गहलोत के खास हैं, वो उनको रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। तो उनसे लोगों ने ये कयास लगाए हैं कि अशोक जी इनसे नाराज नहीं है टिकट को लेके, और कहीं ना कहीं उनकी सहमति है। लेकिन पिछले कुछ समय से राजेंद्र सिंह सोलंकी और अशोक गहलोत में भी थोड़ी सी अनबन चलती रही है। तो लोगों ने इसको उस हिसाब से लिया कि हो सकता है अशोक जी अभी उनका इतना इनको करण सिंह जी को लेके ज्यादा मन नहीं बना हो। हाँ, ये तय है कि चूंकि करण सिंह जी उचियाड़ा सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं, जोधपुर में भी अशोक गुट और सचिन गुट बने हुए हैं, हर स्थिति पे ये अपन देखने को मिलती है। तो अगर अशोक गहलोत मन से इनके साथ चुनाव इनको अगर लड़ाएंगे तो हो सकता है ये टक्कर में कांटे की टक्कर हो जाए। लेकिन अभी जो 2 दिन से जो चर्चाएं चल रही है इनको लेके ये सामने आ रहा है कि शायद कहीं ना कहीं अशोक गुट जो है वो चुनाव में इनके साथ नहीं रहेगा। और यही वजह है कि जालोर में जहां अशोक गहलोत के लड़के वैभव गहलोत को टिकट मिला है, वहां राजपूत समुदाय के वोट बहुत ज्यादा है, माली समाज के भी वोट है, लेकिन राजपूत समुदाय के बराबर वहां वोट माली समाज के नहीं है। तो कहीं ना कहीं राजपूत, रावणा राजपूत और भूमिया का पूरा एक गुलदस्ता। हाँ, ये सब मिलके जालोर और ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में मालियों का थोड़ा बाहुल्य है, लेकिन शहरी क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं करण सिंह उचियाड़ा ग्रुप ये चाहता है कि भाई जालोर को लेके और अशोक गहलोत पे जोधपुर में प्रेशर बना जाए, ताकि वो चुनाव में अगर पॉजिटिवली ज्यादा नहीं चले तो कम से कम नेगेटिव नहीं चले, मतलब बराबर की स्थिति में रहे। तो इस तरीके के राजनीतिक प्रयास भी यहाँ शुरू हो गए हैं, और इनका रिजल्ट तो खैर जब चुनाव होंगे तब आएंगे, लेकिन ये अब इस वक्त ये चल रहा है। आपने राजेंद्र सिंह सोलंकी का जिक्र किया तो मुझे एक किस्सा याद आया कि चूंकि दिव्या मदेरणा जो ओसिया से एमएलए थी, उनको लेकर के एक सियासी गलियारा वाला चर्चा चल रही थी कि अशोक गहलोत के साथ उनकी सही से पटरी नहीं बैठ रही है। उनकी कई बार विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए, अशोक गहलोत के कभी नाम नहीं लिए गए, हमेशा निशाने पर या तो उस वक्त के जलदाय मंत्री महेश जोशी रहे या शांति धारीवाल रहे। लेकिन जाहिर सी बात है, सीएम के गृह जिले से है तो सीएम के साथ पटरी नहीं बैठ रही है, तभी उनको विधानसभा में इतना अग्रेसिव होना पड़ रहा है। विधानसभा चुनावों में जब ये स्थितियां बनी थी तो मैं उस समय फील्ड में था, और मथानिया के अंदर चुनाव वोटिंग से 1-2 दिन पहले दिव्या मदेरणा ने एक बड़ी ताकत दिखाई थी, और उस वक्त भी ये मैसेज डिलीवर करने के लिए कि अशोक गहलोत और दिव्या मदेरणा के साथ सब कुछ ठीक ठाक है, तो राजेंद्र सोलंकी, जिन्हें आपने मिनी सीएम कहा है, वो वहां उस मंच पर भी थे। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी सियासत में आप सब जानते हैं। बहरहाल, एक जोधपुर को लेकर मैं चर्चा विष्णुई वोटर की करने के लिए वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं त्रिभुवन जी से एक सवाल जरूर करूंगा। कल बीकानेर में गोविंदराम मेघवाल ने एक कोई धरना प्रदर्शन था, वहां पर गए थे और उन्होंने एक बयान दिया कि मेघवालों को अकेला ना समझा जाए। इस बयान से ऐसा मैसेज समझ में आ रहा है कि शायद गोविंदराम मेघवाल एक प्रयास कर रहे हैं कि जो उनका जो 23-24% के आसपास का जो एससी का वोटर है बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में, उस वोटर में एक सेंटिमेंट क्रिएट किया जाए और पॉलराइजेशन की, एक ध्रुवीकरण की रणनीति पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। आप
वहां से क्या स्थितियां देख रहे हैं अब? कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई कैसे, कांग्रेस इस किले को भेदने की किस रणनीति पर काम कर रही है? जी हिंगलाज, आपने एकदम सही कहा। जिस तरह से आपने शुरुआत की कि जब चुनाव की शुरुआत की तपिश अलग होती है और जब रिजल्ट आते हैं उसकी तपिश अलग होती है, ऐसा ही कुछ बीकानेर में शायद इस बार देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस बार जो तेज तराट दलित नेता है गोविंद राम मेघवाल, उसको कांग्रेस ने टिकट दिया। हालांकि उन्होंने पिछली बार भी मांगा था लेकिन नहीं मिला, मदन मेघवाल को मिला। जो गोविंद राम मेघवाल है, दलितों के तेज तराट नेता माने जाते हैं, बेबाक छवि है। उनके आप राजनीतिक भाषण कई बार आपने भी सुने हैं, दुनिया ने भी सुने हैं। बेबाक छवि से भाषण देते हैं वो। और अर्जुन राम उनके निशाने पे हमेशा से रहे, चाहे वो विधायक थे या किसी अन्य पद पे रहे, अर्जुन राम उनके निशाने पे हमेशा रहे हैं। जो आप बात कर रहे हो कल धरने की, तो जो दलित समाज का धरना था, वहां एक वो महिला, गर्भवती महिला की मौत होगी, उसको लेकर वो वहां पहुंचे थे। और वो कहीं न कहीं जो एससी वोटर है, उनको साथ देने का पूरा प्रयास कर रहे थे। क्योंकि दोनों नेताओं में अगर कंपैरिजन किया जाए तो एससी वोटों पे बनिस्बत अर्जुन राम के, गोविंद राम की पकड़ ज्यादा मानी जाती है। आगे भविष्य में क्या होगा ये तो अलग बात है, लेकिन जो ऐसा समीकरण बैठा है उसमें एक जो गोविंद राम की जो पकड़ है वो अर्जुन राम से कहीं ज्यादा नजर आ रही है। और अगर बात करें बीकानेर पूरे इस क्षेत्र की, तो ये 2 जिलों में बंटा हुआ है। 7 विधानसभा बीकानेर की है, एक अनूपगढ़ जो खुद जिला बन गया है, पहले गंगानगर में था। तो वहां भी कुल 8 विधानसभाएं हैं। और इनमें भी सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ 2 ही इसमें विधानसभा के चुनाव की बात करें तो सिर्फ नोखा और अनूपगढ़ 2 ही ऐसे विधानसभा है जहां पे कांग्रेस ने विनिंग रही है। सबसे बड़ा जो इसमें इफेक्ट रहेगा वो है जाट वोट। जाट वोटों का हिंगलाज बहुत बड़ा इसमें रोल रहेगा, क्योंकि जाट बेल्ट है। और कहीं न कहीं अगर इफेक्ट डाल भी सकता है, तो राहुल कस्वा को जो टिकट मिल रही है, उसका भी कुछ न कुछ कांग्रेस को फायदा होने की संभावना है। होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन ऐसी संभावना है कि राहुल कस्वा के लिए भी आना कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं इस क्षेत्र में फायदेमंद रहेगा। और जो गंगानगर अनूपगढ़ एरिया है, वो पंजाब के टच है, हरियाणा का टच है। किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहां का इफेक्ट वहां पे ज्यादा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा है 8 में से 7 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई थी। तो वो भी कुछ एक फैक्ट है। खाजूवाला से खुद गोविंद राम प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, अच्छी पकड़ थी। हालांकि चुनाव हार गए, कई कारण हो सकते हैं, खाजूवाला जिले को अनूपगढ़ डालना या कुछ और भी तत्कालिक कारण कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन विधानसभा के 6 महीने पहले अगर किसी सीट को श्योर माना जा रहा था तो वो थी खाजूवाला, लेकिन तत्कालिक कारण कुछ ऐसे बने कि वो सीट वो हार गए। अब सबसे बड़ा फैक्ट है जो था, वो था रामेश्वर डूडी। अदावत थी दोनों में, चुनाव से पहले समझौता भी हुआ, दोनों साथ भी दिखने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश रामेश्वर डूडी बीमार हो गए। तो अब ये देखना होगा जो जाट समुदाय है, जो रामेश्वर डूडी के बहुत बड़ी फॉलोइंग थी जाट समुदाय की, अच्छी पकड़ थी। अब इस चुनाव में ये देखना होगा कि बीकानेर जिले का जो जाट समुदाय है, तो वो कहाँ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस को शायद कुछ बढ़त मिल सके या बराबर आ सके, लेकिन शहरी क्षेत्र में ये काफी टिपिकल रहेगा गोविंद राम के लिए कि जो भाजपा वोटर है उसको कहीं न कहीं टारगेट किया जाए या उनको अपनी ओर आकर्षित किया जाए। क्योंकि शहरी क्षेत्र है वो पूरा का पूरा है जो भाजपा की ओर दिखाई दे रहा है। हमने लोगों से बात भी की, काफी लोगों बात की, क्योंकि मोदी फैक्टर है। अगर अलग अलग चुनाव की बात करें, देखिए एक इसमें बड़ा फैक्टर है हिलाज। पहला चुनाव 2009 19,000 से जीते। दूसरा फैक्टर जो दूसरा चुनाव था उनका, उसमें वो करीब 2,60,000 के करीब जीते। और जो दोनों पार्टियों का परसेंटेज था, उसमें कहीं न कहीं जो फर्क था 20% का था। 2019 के आते-आते वो 14% पे आ गया, मतलब कांग्रेस ने ग्रोथ किया। तो अब हालांकि नए उम्मीदवार थे मदन मेघवाल, तो 2,60,000 से जीते। अब चूंकि एंटी इनकम्बेंसी भी मिल सकती है, अर्जुन राम लगातार 3 बार विलिंग में रह चुके हैं, मृदु स्वभाव के हैं, हर एक से मिलते हैं। लेकिन गोविंद राम जिस तरह से अग्रेसिव रहता है, तो हो सकता है इस बार चुनाव काफी दिलचस्प हो। बाकी होगा क्या ये तो आगे भविष्य ही बता सकता है। जी इंग्लाज। जाट वोटर को लेकर बात की आपने बीकानेर के अंदर, आपका जो आपने जो स्टोरी बताई, जो समीकरण बताया, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बीकानेर के जाट वोटर का मिजाज इस बार किधर रहता है, ये बीकानेर में काफी अहम होने वाला है। और उस पर जो इम्पैक्ट डालने वाले फैक्टर है, उसमें राहुल कस्वा फैक्टर है, जो चूरू से बीजेपी के बागी और कांग्रेस से टिकट लेकर के आए। और एक और फैक्टर जिसका आपने जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं
मेरे दिमाग में आया कि चूंकि बीकानेर की सीमाएं नागौर से भी लगती है, हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के अब तक जिस समय हम ये बात करें तब तक स्थितियां क्लियर नहीं हुई है। अगर हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो मुझे लगता है कि नागौर से हनुमान बेनीवाल का इंपैक्ट डलवाया जाए, बीकानेर में उधर राहुल कस्वा का इंपैक्ट डलवाया जाए, तो इन दो समीकरणों के चलते जो गोविंद राम मेघवाल और रामेश्वर डूडी की अदावत वाला जो फैक्टर था वो शायद डाउन हो जाएगा और कांग्रेस को यहां जाट वोटर में एक फायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल, एकदम आपने सही कहा, क्योंकि मैंने हनुमान बेनीवाल का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि गठबंधन अभी तक तय नहीं हुआ। हालांकि अगर वो नागौर से तय होता है तो नागौर के सटा हुआ है नोखा। नोखा बहुत बड़ा जाट बेल्ट है। और देखिए इसमें एक और है बड़ी बात, विष्णुई फैक्टर, उसको हम भूल नहीं सकते। विष्णुई समाज का भी बहुत बड़ा इस क्षेत्र में अपना एक समीकरण है। उनका जो बिहारी लाल है विष्णुई, पूर्व नोखा के विधायक, उनका भी काफी रोल रहेगा। हालांकि अगर जाट, एससी और ब्राह्मण, या आप कह सकते हैं जिस तरह खाजूवाला में अल्पसंख्यक या है, अगर ये इनका एक गठबंधन बनता है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो उसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिल सकता है, क्योंकि ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट को लेकर एक समीकरण बनना जरूरी है। क्योंकि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, चाहे एससी है और जाट है, अगर ये तीनों एक साथ आते हैं तो इस बार कांग्रेस शायद विन हो सकती है। हालांकि किला भेजना काफी मुश्किल लग रहा है, काफी टिपिकल होगा। जिस तरह से कल गोविंद राम मेघवाल आए थे और उन्होंने जिस तरह से सभी नेता एक मंच पे, चाहे पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी हो, बीडी कल्ला हो, जो जिला अध्यक्ष है दोनों देहात और शहर के, वो भी थे, और उसके बाद में जो मदन मेघवाल जो खुद टिकट मांग रहे थे वो भी थी। तो ये देखा जा रहा है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की एकजुटता, जो पिछले दिनों डोटासरा आए थे, और आपको याद भी होगा हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था इसमें कि डोटासरा ने फटकार लगाई थी, या काम नहीं तो नाम नहीं। उन्होंने एक नारा दिया था, जो कार्यकर्ता काम नहीं करेगा, जो पदाधिकारी काम नहीं करेगा, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालेगा, उसको किसी तरह का पद या नाम नहीं दिया जाएगा। तो कहीं उसका भी इफेक्ट देखा जा रहा है कि कल सभी नेता एक मंच पे थे। अब ये कितने एक साथ रहते हैं, कितनी भीतरघात होती है, क्या नए समीकरण बैठते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी इंगलाज। मैं बीजेपी की ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले दर्शक जी, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, अभी तक जिस समय हम बात कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की स्थितियां क्लियर नहीं है, चर्चाएं क्या है वहां पर? देखिए इंगलाज, मैं आपको बता दूं कि जयपुर शहर बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही है। बीजेपी इसको मानती है कि सबसे सुरक्षित सीट है। यहाँ पर जो समीकरण है वो जनरल जो वोट है वो बहुत ज्यादा है, हालांकि एससी एसटी और जो माइनॉरिटी के वोट वो भी है, लेकिन जनरल जो वोट है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में बीजेपी इस सीट को सबसे ज्यादा अपने आप को सेफ मान रही है। साथ ही साथ चर्चा ये भी है कि जो मौजूदा सांसद हैं रामचंद्र बोहरा, उनको बीजेपी की जो कोर कमेटी है उसमें भी इस पर डिस्कस हुआ कि अगर चेहरे को बदला जाए, एंटी कन्वीनियंस है उसको कम किया जाए, तो बीजेपी इस पर विचार कर रही है कि ऐसा कौन सा चेहरा नया हो सकता है जिस पर वो भरोसा कर सके। इंगलाज, कांग्रेस को लेकर के क्या स्थितियां बन रही हैं जयपुर ग्रामीण और कांग्रेस में? इंगलाज में बता दूं आपको कि जो पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार में रहे प्रताप सिंह खाचरियावास, जो पॉपुलर चेहरा थे, और वो सबसे ज्यादा चेहरा इस बार बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहा है। और उसके बाद महेश जोशी है, महेश जोशी के बाद आर तिवारी का भी नाम चर्चाओं में है। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार कांग्रेस किस पर भरोसा करती है। तीन बड़े नाम हैं, तीनों ही पिछली बार आर तिवारी को टिकट दिया था कांग्रेस ने विधानसभा में, लेकिन वो हार गए थे। अब क्योंकि लोकसभा में बीजेपी से कौन टक्कर ले सकता है, ऐसे में प्रताप सिंह पर ज्यादा भरोसा कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। और महेश जोशी जो मंत्री रहे हैं उनको भी एक दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है कि उन पर भी क्या कांग्रेस जो है अल्लाह भरोसा करता है। जयपुर शहर सीट, माफी चाहूंगा, जयपुर ग्रामीण में सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ दोनों प्रयास कर रहे हैं। वहां जयपुर का जो पॉलिटिकल
सर्कल है उसमें क्या चर्चाएं हैं? क्या दोनों की संभावनाएं, किसी को एडजस्ट करने की पॉसिबिलिटी है, या इन दोनों की आपसी लड़ाई में दोनों को ही लोकसभा टिकटों की रेस से बाहर किया जाएगा? देखिए इंगलाज, इससे पहले काफी चर्चाएं थी कि सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौर किसी एक को वहां से लड़ाया जा सकता है, लेकिन अब लालचंद कटारिया के आने से जो है वो परिस्थितियां बदल गई हैं। अब चर्चाएं ये होने लगी हैं कि लालचंद कटारिया को कब टिकट दे दिया जाए, और बीजेपी लालचंद कटारिया को मैदान में उतारती है तो कांग्रेस की तरफ से भी अब एक ही नाम बचा है, वह है अनिल चोपड़ा, जो सचिन पायलट के खासे नजदीकी हैं और युवा चेहरा है। पिछले 10 साल से वो लोकसभा क्षेत्र में तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा के लिए कोई प्रयास नहीं है, सिर्फ लोकसभा क्षेत्र पर उनकी पकड़ है, और लगातार वो जयपुर ग्रामीण में देखे जा सकते हैं, और पकड़ सबसे ज्यादा है अनिल चोपड़ा की, क्योंकि इससे पहले लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में था, लेकिन दोनों ही बीजेपी का दामन पकड़ चुके हैं। ऐसे में अब अनिल चोपड़ा सबसे ऊपर हैं कांग्रेस में, कांग्रेस उन पर ही दाव खेल सकती है क्योंकि युवा चेहरा है और पिछले 10 साल से लगातार क्षेत्र में है। जयपुर ग्रामीण की सीट आपको बता दूं कि राजवर्धन सिंह राठौड़ जो अब मंत्री बन गए हैं, वो सांसद 2 बार से यहाँ सांसद रहे हैं, अब सीट खाली हो चुकी है। एनसी को किस तरह से बना पाती है कांग्रेस अनिल चोपड़ा, वो देखने वाली बात होगी। वहीं क्या बीजेपी को ऐसा चेहरा ढूंढती है, लेकिन ढूंढने वाली बात कहाँ है, जब लालचंद कटारिया इसने कद्दावर नेता बीजेपी के पास आ गए हैं तो फिर लगता नहीं है कि कोई और दूसरा चेहरा होगा। गोदारा जी, मैं आपके पास में आऊंगा वापस। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में एक चर्चाएं हैं कि इस बार विश्नोई वोटर किस दिशा में रहता है, एक मुश्त रहता है या ये वोट बढ़ता है। ये चर्चाएं इसलिए है क्योंकि एक तरफ बीजेपी के जो जसवंत सिंह बिश्नोई हैं उनको लेकर के अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही है, तो खबरें दूसरी तरफ से भी है कि चूंकि लोहावट से करण सिंह उचेड़ा खुद टिकट मांग चुके हैं, तो वो वहां पर जो कृष्णाराम पूर्व एमएलए हैं वो अपने आप के लिए इसे एक चैलेंज देख रहे हैं कि अगर अच्छी खासी लीड भी ले ली लोहावट में तो अगली बार इनकी दावेदारी यहां से मजबूत हो जाएगी। महेंद्र बिश्नोई जो लूणी के पूर्व विधायक है, वो अपने लिए चैलेंज देख रहे हैं कि चूंकि वो मूल रूप से शायद लूणी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो कहीं अगर अच्छा प्रदर्शन भी हो जाता है लोकसभा चुनाव में तो लूणी में उनके लिए चैलेंज बनकर के उभर सकते हैं। तो कांग्रेस के अंदर भी 2 बड़े बिश्नोई लीडर है जो करण सिंह उचियाड़ा को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर के सस्पेंस है। तो बीजेपी में भी एक चेहरा जसवंत सिंह बिश्नोई है जो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर के भी सस्पेंस है। ग्राउंड पर क्या कुछ चर्चाएं हैं, क्या कुछ स्थितियां हैं? जी जी जी, देखिए जिस दिन वही बात, जिस दिन करण सिंह उचियाड़ा टिकट लेकर आए थे तो लूणी के पूर्व विधायक महेंद्र बिश्नोई रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे और उनका स्वागत किया। उसके साथ बड़े जो बिश्नोई नेता है कांग्रेसी, वो भी वहां मौजूद रहे। हालांकि जसवंत सिंह बिश्नोई 2 बार सांसद रहे हैं और उन्होंने वो अशोक गहलोत से मात्र 5444 वोटों से हारे थे तब 1999। क्योंकि जोधपुर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में 3 विधानसभाएं ऐसी है जहां बिश्नोई बाहुल्य ये सीटें हैं, जिसमें लूणी, लोहावट और फड़ौदी। यहाँ के जो बिश्नोई है, ये इनका जो वोट देने का जो परंपरागत तरीका है वो ये है कि अगर इनके नेता को किसी को टिकट मिला तो वो उस पार्टी में वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का। अगर इनके नेताओं को टिकट नहीं मिला तो वो फिर अपनी मर्जी से जो इनको अच्छा लगेगा उनको ये वोट देते आए हैं। ये परंपरा रही है पूनम चंद जी बिश्नोई से लेके राम सिंह जी बिश्नोई से लेके अब तक। क्योंकि पूनम चंद बिश्नोई तब बीजेपी के हुआ करते थे, फलोदी से चुनाव जीतते थे। इधर राम सिंह जी बिश्नोई जो लूणी से चुनाव लड़ते थे वो कांग्रेसी थे। तो वो इनका पैटर्न यही रहता है चुनाव में। चूंकि इस बार जसवंत सिंह बिश्नोई को उनको बहुत उम्मीद थी टिकट मिलेगा, और लेकिन नहीं मिला। उनके बाद उन्होंने आधी रात को एक पोस्ट भी किया था सोशल मीडिया पे कि ये मेरा ये पोस्ट है और उसके बाद लास्ट में चुनाव के बाद में मैं वापस पोस्ट करूंगा, ये उन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है और उनकी पोस्ट पे जिस तरीके से बिश्नोई समाज के जो लोग थे, बिश्नोई समाज के बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े नेता थे, उन्होंने उनकी पोस्ट पे जो उत्तर दिया उनको निर्दलीय लड़ने की सलाह दी, उनको पार्टी छोड़ने तक की सलाह दी।
तो ये जो चीजें हैं ये अभी ग्राउंड में चल रही है, हो रही है। लोग उनको अब भी ये कह रहे हैं कि आप निर्दलीय फार्म भरिए और हम आपके साथ हैं, वो चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के जो विश्नोई समाज से जुड़े हुए। तो इस फैक्टर का कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान चुनाव में होगा। लेकिन बीजेपी के पास में सिर्फ जोधपुर ही नहीं, जो तमाम लोकसभा सीटें हैं जहां पर उनके सीनियर नेताओं में अगर नाराजगी है, तो चूंकि स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी के पास बहुत बड़ा ऑप्शंस है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के जरिए उनको एडजस्ट करने का, कि कहीं ना कहीं नियुक्तियों में किसी न किसी बोर्ड में, किसी न किसी निगम में उनको जगह दी जाए, उनको नियुक्ति दी जाए और उनको एडजस्ट करके चुनाव कैंपेन में एक्टिव किया जाए। तो क्या जसवंत सिंह बिश्नोई को भी पार्टी किसी बोर्ड या निगम का अध्यक्ष बना करके, स्टेट गवर्नमेंट में राज्य मंत्री का दर्जा दे करके या कैबिनेट मंत्री लेवल का दर्जा दे करके एडजस्ट कर सकती है? जी जी, ये देखो पार्टी की तरफ से ये प्रयास जारी है, क्योंकि उनको पहले भी जब पिछली बार उनको टिकट नहीं मिला तो उनको केंद्रीय बेड़ और उन मंत्रालय का उनको या मिनिस्टर दर्जा देख के इनको बिठाया था। 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति भी हुई और ये उस वक्त अपना ये काम कर रहे थे। कुछ इसी तरह से इनको इस बार भी बीजेपी से जुड़े जो लोग हैं, आरएसएस से जुड़े जो लोग हैं, क्योंकि जसवंत सिंह बिश्नोई खुद कहीं ना कहीं पुराना आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम से इनको अभी समझाइश के दौर चल रहे हैं। हालांकि जसवंत सिंह ने अभी न तो चुनाव लड़ने के लिए कुछ कहा है, न निर्दलीय या न पार्टी छोड़ने का ऐसा कोई इन्होंने बयान नहीं दिया, और इन दिनों वो चुप भी है। ये जो भी जसवंत सिंह जी को लेकर जो भी बातें हो रही है वो उनके समर्थकों की तरह से हो रही है। समर्थक ये चीजें कह रहे हैं, ये करो वो करो। उन्होंने वो जो लास्ट ट्वीट किया उसके बाद में इन्होंने बिल्कुल ही किसी मंच से इन्होंने अभी कोई बात नहीं की है, नाराजगी जैसी कोई नहीं जताई है, लेकिन इनके समर्थक लगातार ये बातें उठा रहे हैं, सोशल मीडिया से भी उठा रहे हैं, मीडिया से चर्चा में भी ये उठाते रहे हैं। तो ऐसा इस हिसाब से ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है। अब चुनाव तक कैसे इस नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा, क्या होगा, ये तो अभी चुनाव में टाइम है, तो उनको मनाने के प्रयास अभी से शुरू बीजेपी में हो गए हैं। त्रिभुवन जी, बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल के लिए संगठन स्तर पर पार्टी के दायरे के अंदर कोई चैलेंज, या बीकानेर में ऑल इज वेल? क्योंकि पहले अक्सर बीजेपी में देवी सिंह भाटी और अर्जुन राम मेघवाल ही इतने बड़े चर्चाओं में रहते थे कि कोई छोटी मोटी अदावत या अर्जुन राम मेघवाल का पार्टी के अंदर ही कोई विरोधी आदमी हो, इसकी चर्चाएं कम होती थी। मौजूदा वक्त में क्या स्थितियां? जी हिंगलाज, आपने एकदम सही सवाल पूछा। एक समय था जब दो बड़े ध्रुव थे, अर्जुन राम मेघवाल और देवी सिंह भाटी, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों की अदावत को खत्म किया गया, दोनों में समझौता हुआ, विधानसभा चुनाव भी हुए, उसका रिजल्ट भी देवी सिंह भाटी को मिला अपने पोते की जीत के रूप में। तो कहीं ना कहीं अब जो इस पहले वाली स्थिति है वो इस बार नहीं रहेगी। रही बात बीजेपी में कोई, तो ऐसी कोई नहीं है, सिर्फ एक नाम गया था, वो भी सिर्फ अर्जुन राम मेघवाल का गया था, क्योंकि लगातार 3 बार चुनाव जीत रहे थे, संगठन में अच्छी पकड़ है, कार्यकर्ताओं से पूरी पहुंच है, हर एक कार्यकर्ताओं को। सबसे बड़ी बात इनकी, सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ताओं कॉल बैक। आपने उनको कॉल किया, अगर आप उनके कार्यकर्ता हो तो आपको वापस कॉल बैक होगा। ये कार्यकर्ताओं में एक विशेष जुनून या जोश भरता है, ऐसा कह सकते हैं। और रही बात इनके चुनाव की, तो ग्रामीण क्षेत्र में जरूर इस बार उनको कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में इनको लगता नहीं कि ज्यादा कुछ इनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में है उसमें अगर देख सकते हैं तो परंपरागत जो भाजपा के वोट है, मूल ओबीसी है, ब्राह्मण है, राजपूत है, ये परंपरागत वोट भाजपा के माने जा सकते हैं। लेकिन इस बार जो गोविंद राम है तो एससी वोट में कुछ इफेक्ट डालेंगे, तो जाटों का मूवमेंट क्या रहेगा, विष्णु का मूवमेंट क्या रहेगा, ये देखने वाला होगा। और अल्पसंख्यक वर्ग का तो सीधा सा फंडा है, वो शायद कांग्रेस को वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं ये काफी चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन जिस तरह से अर्जुन राम जी को लोग बात कर रहे हैं, उनकी चर्चाएं हो रही है, तो अभी तक का जो चुनाव है, अभी तक का जो, मैं आज की डेट की अभी तक की बात कर रहा हूँ, अर्जुन राम मेघवाल को लोग गोविंद राम से कुछ भारी मान रहे। हालांकि पिछले चुनाव में परसेंटेज गिर गया था। कांग्रेस के लिए बड़े दुर्भाग्य रहा कि 99 के बाद में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। पहले धर्मेंद्र, उसके बाद लगातार 3 लगभग 25 साल हो गए कांग्रेस का इस क्षेत्र से खाता नहीं खुला, जो यहाँ की परंपरागत कांग्रेस की सीट मानी जा रही थी। लेकिन देखना सांसद रहे थे है जी।
बीकानेर से कांग्रेस के आखिरी एमपी रामेश्वर डूडी डूडी थे 99 में। उसके बाद में ये शायद ये आखिरी सांसद थे जो कांग्रेस के थे। उसके बाद कांग्रेस अभी तक छटपटा रही है खाता खोलने के लिए, लगभग 25 साल हो गए। तो अब देखना है, टिपिकल है, मोदी लहर है। अब जो गोविंद राम है वो सीधा एक ही सवाल कर रहे हैं, केंद्र सरकार की छोड़ो, अर्जुन राम जी ने क्या किया इसकी बात करो। तो वो सिर्फ एकमात्र उनको कह सकते हैं सीधा निशाना है जो अर्जुन राम मेघवाल पे वो कर रही है, ना कि केंद्र सरकार पे। जी एक आखिरी सवाल दर्शक जी आपसे रहेगा मेरा। जयपुर में बीजेपी के सियासी गलियारों में क्या चर्चा है, क्योंकि ऐसा संदेश है कि प्रधानमंत्री की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्रियों को यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि 25 से एक भी सीट कम हुई तो खामियाजा भुगतने के लिए संबंधित व्यक्ति तैयार रहे, ऐसा लोगों में चर्चाएं हैं। बीजेपी की स्टेट लीडरशिप कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रही है? देखिए, मैं बता दूं जी कि जिस तरह से बीजेपी में 25 सीटों को जीतने के लिए कैबिनेट में जो मीटिंग है वो बुलाई गई, उनको पता था कि 1-2 दिन में जो है इलेक्शन कमीशन वो अनाउंस कर देगा, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद हमें पास को, इसलिए पेट्रोल डीजलों की कीमतों में वेट कम किया गया, 2-2% वेट कम किया, और भी कई चीजें जो उन्होंने की हैं वो सिर्फ चुनाव को देखते हुए किए हैं। हमने लोगों से चर्चा की, लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव है इसलिए ये चीजें करी जा रही हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम जो कांग्रेस बीजेपी के लीडर हैं उन पर इस तरह से दबाव है कि कहीं ना एक भी चूक हो गई तो फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तय है। इसलिए तमाम वो कोशिश से बीजेपी के जो राजस्थान के लीडर है वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं किसी सीट पर कोई कमी नहीं रखी जाए। इसी को जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण दोनों पर बड़ी माथापच्ची की जा रही थी, लेकिन लालचंद कटारिया के आने से स्थितियां बदली हैं और लालचंद कटारिया को कहीं ना कहीं बीजेपी मैदान में उतारेगी। इसी को लेकर भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री वो लगातार कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगा ही रहे हैं। ईआरसीपी को लेकर वो लगातार बातचीत कर रहे हैं कि ईआरसीपी को हमने लागू किया है, वहीं यमुना के पानी को हमने शेखावटी के लिए दिया है। इस पर दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऊपर लगातार छिटाकाशी कर रही हैं और इसी मुद्दे को लेकर कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस ने, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से कहा था उन्होंने कि हम हमारे आने के जस्ट बाद ही हम पेट्रोल डीजल में 10 रुपए कम करेंगे, लेकिन किया कि सिर्फ 5 रुपए है। तो ये चीजें आगे देखने को मिलेंगी और चर्चा इस तरह से है कि 25 की 25 सीटें जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी करेगी, चाहे वो जो कांग्रेस के दागी नेता है उनको लाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन 25 की 25 सीट जीतने के लिए उन्होंने कमर कस लिया और उसको पूरा करने का पूरा प्रयास बीजेपी के लीडर कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम पॉलिटिकल पंचायत पर ग्राउंड की स्थितियां क्या क्या है वो हमारे अलग अलग जो फील्ड की टीमें हैं उनके जरिए आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस चर्चा को लेकर के जो बीकानेर, जोधपुर और जयपुर शहर और ग्रामीण सीटों को लेकर चर्चा हुई उसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।